नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस परिवार में। ठीक है दोस्तों, हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, संविधान के जिस भाग पर चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा भाग है? भाग 5। और किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं? राष्ट्रपति। किस पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों? राष्ट्रपति पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं अपने उन साथियों से, उन प्यारे दोस्तों से, उन प्यारे विद्यार्थियों से एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें दोस्तों, ताकि संविधान की जितनी भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हम लोग अपनी क्लास की तरफ। दोस्तों, हम लोगों ने कल अनुच्छेद 55 से लेकर 60 तक सब विस्तार पूर्वक पर चर्चा की है अपनी पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में। तो जिन साथियों ने उस पिछली वीडियो को नहीं देखा है उनसे भी आग्रह है कि प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों वे वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। आइए दोस्तों, एक बार अनुच्छेद 60 का फिर से समझ लीजिए। हमने बताया था कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ प्रावधान है। क्या है? राष्ट्रपति का शपथ प्रावधान। हमने बताया था आपको कि राष्ट्रपति को जो शपथ है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश। मान लीजिए ये शपथ दिलाता है, ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CJI। और CJI नहीं रहता तब कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। यहाँ तक कल चर्चा किए थे। और जो राष्ट्रपति महोदय हैं, जो हमारे महामहिम हैं, ये किस बात की शपथ लेते हैं? तो हमने आपको कल बताया था कि ये शपथ लेते हैं संविधान व विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण। ये थोड़ी सी शब्दावली दोस्तों जटिल है। सीधे रूप से साधारण भाषा में कहें तो राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान की रक्षा की, जो कानून है कानून की रक्षा की। ठीक है। और क्या शपथ लेता है? लोग कल्याणकारी, लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करने की शपथ लेता है कौन? राष्ट्रपति। अब यहाँ से दोस्तों देखिए, ये तो कुछ थे सैद्धांतिक, जो सैद्धांतिक रूप से आपके बुकों में लिखा मिलेगा आपको, संविधान में ये चीज़ें लिखी गई हैं। अब दोस्तों कुछ व्यवहारिक स्वरूप में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमें लगता है उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। क्या कि प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो 25 जुलाई को लेता है, 25 जुलाई। अब राष्ट्रपति शपथ जो लेता है 25 जुलाई, यह कहीं संविधान में लिखा गया है? सैद्धांतिक रूप से कहीं इसका वर्णन है संविधान में? तो आप कहेंगे इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है कि वो 25 जुलाई को शपथ लेगा। फिर ये 25 जुलाई को शपथ क्यों लेता है दोस्तों? तो बताना चाहता हूं दोस्तों, 1977 में नीलम संजीव रेड्डी, ये दोस्तों निर्विरोध चुनी गई थी राष्ट्रपति के पद के रूप में। ठीक है। कैसे? निर्विरोध चुनी गई थी।
निर्विरोध चुनी गई थी कौन? नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी ने किस दिन शपथ लिया था? 25 जुलाई को। अब तब से दोस्तों ये परंपरा चली आ रही है कि राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो कब लेता है? 25 जुलाई। अर्थात 25 जुलाई से पहले पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया सारी क्या कर ली जाती है? समाप्त कर ली जाती है और 25 जुलाई को वह शपथ लेता है। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, यहाँ से एक अच्छा प्रश्न और पूछता है, ध्यान दीजिएगा, शपथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल। हमने आपको दोस्तों शुरू में जब हम संविधान की अनुसूचियों को पढ़ा रहे थे तो अनुसूची 3 क्या कहती है, जरा बताएं। अनुसूची 3 में बताया गया था कि विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ प्रावधान का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। यह बड़ा अच्छा सा प्रश्न हो सकता है मेरी नज़र में दोस्तों। तो कभी कभी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुसूची 3 में किसके शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। तब कहेंगे इनके शपथ का उल्लेख किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके शपथ का उल्लेख किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया है, जैसे राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60। तो ध्यान दीजिएगा कि इन 3 लोगों का जो शपथ प्रावधान है यह अनुसूची 3 में उल्लिखित नहीं है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, अपनी क्लास को आगे ले चलते हैं। दोस्तों 60 के बाद अनुच्छेद क्या आता है? 61। लेकिन 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उस पर चर्चा करने से पहले, चूँकि उसकी चर्चा विस्तार पूर्वक होगी, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो उस पर चर्चा करने से पहले हमें 2 अनुच्छेद और हैं जिसे मेरी निगाह में आपको बताना बेहद ही आवश्यक है। उसे आप लोग जान लीजिए यहीं पर, ताकि सारी की सारी चीज़ें एकदम क्लियर रहे। एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति के टॉपिक से। आइए दोस्तों, पहले हम लोग अनुच्छेद 71 की चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 71, ठीक है। हमने जब राष्ट्रपति टॉपिक को हम पढ़ाना प्रारंभ किए थे, हमने आपको बताया था कि यह अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति से भी संबंधित है और उपराष्ट्रपति से भी संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इन दोनों से संबंधित है क्या? अनुच्छेद 71। अब दोस्तों हम लोग इस अनुच्छेद 71 में 4 बातों का उल्लेख किया गया। कितनी बातों का? 4 बातों का उल्लेख किया गया है। और ये अनुच्छेद 71(1) और ये दोस्तों अनुच्छेद 71(2) और ये दोस्तों अनुच्छेद 71(3) और ये दोस्तों अनुच्छेद 71(4). इस प्रकार से हम इन चारों बिंदुओं को याद करेंगे, चूँकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। अब देखिए अनुच्छेद 71(1) क्या कहता है दोस्तों, ज़रा इसे आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्या है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होगा और जो उपराष्ट्रपति होगा, अगर उनके निर्वाचन में दोस्तों किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है, ध्यान समझिएगा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद का
अगर विवाद उत्पन्न हो गया तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो ये प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद उत्पन्न हो गया तो उस विवाद का निवारण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उसका निवारण कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 71। अगर और डीप में 71 में और जाकर पूछता है तो अनुच्छेद 71(1) में। ठीक है। अब अगला देखिए, 2 में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दे, क्या घोषित कर दे? शून्य घोषित कर दे, तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति द्वारा जो पूर्व में किए गए कार्य हैं, पूर्व में किए कार्य क्या होंगे? मान्य होंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पूर्व में किए गए जो कार्य हैं वो क्या होंगे? मान्य होंगे। फिर से समझ लीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी कारणवश राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित कर देता है, अर्थात अमान्य घोषित कर देता है आगे चलकर, मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति का चुनाव आज हुआ, ठीक है, 1-2 महीने या 1 साल बाद ऐसा हुआ कि उसका निर्वाचन अमान्य घोषित करना पड़ा, शून्य घोषित करना पड़ा, तो 1 साल के रूप में राष्ट्रपति के रूप में उसने जो जितने भी सारे कार्य किए हैं वो सारे कार्य क्या होंगे? मान्य होंगे। क्यों? क्योंकि ये सर्वोच्च संवैधानिक पद है, एक गरिमा का पद है, महामहिम है, उनके द्वारा सारे कार्य किए गए जो होंगे वो क्या होंगे? मान्य होंगे। अगला देखिए, तीसरी बात इसमें क्या कहता है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई अगर विषय बनाना हो, कोई नियम बनाना है, तो उस विषय का विनियमन कौन करेगी? संसद करेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित किसी भी विषय का विनियमन कौन करेगी? संसद करेगी। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए दोस्तों संसद ने राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 पारित किया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्या किया? इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 पारित किया। अब चौथी बात क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे भी देख लीजिए। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, आप सभी जानते हैं। मान लीजिए उस निर्वाचन मंडल में कोई पद रिक्त है, तो क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया चलेगी कि स्थगित हो जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, अगर उसके निर्वाचन मंडल में कोई भी पद रिक्त होता है, मान लीजिए कोई विधानसभा भंग हो किसी राज्य की, तब भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह सुचारू रूप से वैसे ही चलेगी। और यह जो नियम जोड़ा गया, यह जो बात जोड़ी गई दोस्तों, यह जोड़ी गई 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। ध्यान से समझिए, फिर से समझ लीजिए इस 71 को अच्छे से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं
क्या है 71 में कि अगर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद का निवारण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय करेगा। दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अगर सुप्रीम कोर्ट किसी कारणवश शून्य घोषित कर देता है तो पूर्व में जितने भी कार्य उसने किए हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में, वे सारे के सारे कार्य क्या होंगे? मान्य होंगे। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विषय अगर बनाना हो, कोई नया विषय बनाना हो, तो उस विषय का विनियमन कौन करेगी? संसद करेगी। और संसद इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या किया है? राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 पारित किया है। अनुच्छेद 71(4) किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। इसमें कौन सी बात है? अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कोई पद रिक्त होता है, किसी एमएलए का और किसी सांसद का अगर पद रिक्त होता है, तो ऐसी कंडीशन में इनकी निर्वाचन प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ लीजिए, मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है और जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है वो भंग हो गई है। चूँकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित विधायक भी भाग लेते हैं, तो क्या ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति का निर्वाचन रुक जाएगा? नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, चाहे एक विधानसभा भंग हो, चाहे 2 विधानसभा भंग हो, चाहे 3 विधानसभा भंग हो, तब भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव या जो भी प्रक्रिया होगी उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 28 के 28 राज्यों की विधानसभा भंग हो, हम कहते हैं 28 राज्य की विधानसभा भंग हो, तब भी तो संसद के दोनों सदन जो होंगे वे निर्वाचन में भाग लेंगे राष्ट्रपति का। मतलब किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में कोई रोक नहीं लगेगी, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया होगा दोस्तों, एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि अनुच्छेद 61 को पढ़ने से पहले कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसके बारे में यहीं पर समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो किताबें कुछ और कहती हैं दोस्तों, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। किताबों में कुछ और दिया रहता है, ठीक है, और वास्तव में वो है क्या चीज़, उसे हम जितनी भी हमारे अंदर आपको दोस्तों जानकारी है उतना आप के समक्ष उपलब्ध कराने का मैं प्रयास करता हूं निरंतर। आइए उसी क्रम में हम लोग देखते हैं अगला। ये देखिए दोस्तों, यहीं पर अनुच्छेद 361, और ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य अनुच्छेद हैं। 361 में क्या है? विशेषाधिकार। किसके विशेषाधिकार? राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। अब इसमें 3 बातें हैं, उन 3 बातों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों की बात नहीं की जा रही है। राष्ट्रपति को स्पेशल विशेषाधिकार क्या प्राप्त है, उसे क्या क्या छूट प्राप्त है, उस चीज़ की विशेषाधिकार की बात की जा रही है। किस अनुच्छेद में? 361। अगर आपसे पूछे, अगर हम यहीं पर कहते कि राष्ट्रपति का जो विशेषाधिकार है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप बिना सोचे समझे अनुच्छेद 111 बताते। क्यों बताते हैं? चूँकि अनुच्छेद 111 में वीटो पावर का उल्लेख किया गया। ध्यान दीजिएगा, वो वीटो पावर अलग है। यह विशेषाधिकार कुछ मामलों में राष्ट्रपति को छूट प्रदान की जाती है। इस मामले में अगर आपसे ऐसा कभी प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का उल्लेख हूबहू शब्द आएगा, उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद क्या होगा? 361 होगा। अब देखिए इनकी 3 बातें, इसमें 3 बातें हैं। 3 बातों को आप लोग ध्यान से समझेंगे और हम आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे बड़े आराम से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पहली बात, देश के सभी न्यायालय
सभी न्यायालय राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसके खिलाफ, किसके खिलाफ? राष्ट्रपति के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, देश का कोई भी न्यायालय हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जो न्यायालय, देश के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसके खिलाफ कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकते। यह छूट होती है किसी? राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उसके खिलाफ नोटिस जारी नहीं की जाएगी। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि फौजदारी व दीवानी, फौजदारी या दीवानी मामलों में, ठीक है दोस्तों, फौजदारी या दीवानी मामलों में कोई भी न्यायालय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, फौजदारी या दीवानी मामले में राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती। फौजदारी का मतलब क्या होगा? दो प्रश्न आपके, दो शब्दावली समझ दिखाई दे रही हैं। फौजदारी मतलब आपराधिक मामले, जैसे किसी को धमकाना हो गया, किसी को मर्डर कर दिया गया, तो ये सब जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो वह मामले किस में आते हैं? फौजदारी। दीवानी मामलों को हम लोग सिविल मामला कहते हैं। ये कैसे हो दोस्तों? जैसे चेक बाउंस हो जाना, विवाह, उत्तराधिकार से संबंधित, ठीक है, संपत्ति से संबंधित, ज़मीन से संबंधित, ये जितने भी मामले होते हैं ये दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं। तो ना तो फौजदारी और ना ही दीवानी, ठीक है, इन दोनों मामलों में राष्ट्रपति के खिलाफ उसे पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है। तीसरा क्या है दोस्तों? दीवानी मामलों में, ठीक है दोस्तों, दीवानी मामलों में राष्ट्रपति को 2 माह की क्या प्रदान की जाती है दोस्तों? 2 माह पहले सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ ये दीवानी मामला है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 बातों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 361 में, जो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार को बतलाता है। फिर से समझ लीजिए क्या विशेषाधिकार है? देश के सभी न्यायालय राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उसके खिलाफ कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, कोई भी न्यायालय हो, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ नोटिस जारी नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार की नोटिस। राष्ट्रपति के खिलाफ पद पर रहते हुए ना तो फौजदारी या दीवानी मामलों में किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दीवानी मामलों में राष्ट्रपति को विशेष तौर पर 2 माह पहले क्या दी जानी चाहिए? सूचना दी जानी चाहिए। इतनी बात बताई गई है अनुच्छेद 361 में। अब हम लोग दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, राष्ट्रपति की जो हटाने की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया, उस अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। आइए चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, अनुच्छेद 61 की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर और छूट रही है, ज़रा उसको भी यहीं पर लगे हाथ देख लीजिए, फिर हम लोग 61 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रयास है कि एक भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, एक भी बिंदु राष्ट्रपति से छूटना नहीं चाहिए। तो एक दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो मतदान स्थल है वह किसे माना गया है? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का मतदान स्थल नई दिल्ली को माना गया है। निर्वाचन जो स्थल है राष्ट्रपति का नई दिल्ली को माना गया है। लेकिन अगर जितने भी विधायक हैं, जो विधायक होते हैं, वे अपनी राज्य की राजधानी में ही वोट देते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन स्थल कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन जो विधायक होते हैं
वे अपने राज्य की राजधानी में वोट डालते हैं। मान लीजिए अगर कोई सांसद, जो सांसद है वह अपनी राज्य की राजधानी में वोट देना चाहता है, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए उसे 10 दिन पूर्व किसे सूचना देनी पड़ेगी? निर्वाचन आयोग को। फिर से समझिए दोस्तों, क्या हमने कहा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन स्थल क्या है? नई दिल्ली है। अगर कोई जो विधायक होते हैं, जितने भी राज्य के जो विधायक होते हैं, वे तो अपने राज्य की राजधानी में वोट डालते हैं, लेकिन अगर कोई सांसद जो है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जो कोई सांसद है, वह अपने राज्य की राजधानी में वोट देना चाहता है, राजधानी कहाँ है? लखनऊ, वहाँ वोट देना चाहता है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि 10 दिन पूर्व निर्वाचन आयोग को यह सूचना देनी पड़ेगी कि मैं अपने राज्य की राजधानी में वोट दूंगा। अब चलिए हम लोग किस तरफ? अनुच्छेद 61 की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, जैसा आप लोगों की समझ दिखाई दे रहा होगा, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। सबसे पहला प्रश्न जो बनता है कि यह जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, यह ली कहाँ से गई है दोस्तों? किस देश से ली गई है? तो आप कहेंगे दोस्तों USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है। पहला। दूसरा, कुछ बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ जान लीजिए, फिर फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। दूसरा क्या है? यह दोस्तों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ये प्रश्न आया हुआ है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसे प्रश्न आया है जरा देख लीजिए। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है वह प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन ए, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, बी, सी में दे दिया विधायी प्रक्रिया, डी में दे दिया कुछ और ऑप्शन दे दिया। तो ध्यान रखिएगा, यह न तो न्यायिक प्रक्रिया है और न ही विधायी प्रक्रिया है। चूँकि न्यायिक प्रक्रिया इसलिए नहीं है, अगर उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाया जाता तब तो वह न्यायिक प्रक्रिया होती, अगर उसे संसद द्वारा हटाया जाता तब तो वो विधायिक प्रक्रिया होती, ठीक है। अब यह अर्ध न्यायिक, अब आप कहेंगे तो उसे हटाया तो संसद के द्वारा ही जाता है, ठीक है। हाँ, आपका कहना सही है, उसे हटाया जाता है संसद के द्वारा ही, लेकिन जब वो प्रस्ताव एक सदन से दूसरे सदन को भेजा जाता है तो दूसरा सदन एक जांच समिति बैठाता है और वो जांच समिति क्या करती है? वह एक न्याय की भूमिका निभाती है, ठीक है, न्यायिक भूमिका निभाती है। उस समय जो संसद होती है वह अर्ध न्यायिक रूप में कार्य करती है। तो इसीलिए यह जो प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया, यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कही जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट जो आप लोग याद रखेंगे, यह जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सबसे पहले उसे लोकसभा में ही लाया जाए, और यह भी जरूरी नहीं है कि सबसे पहले वो राज्यसभा में लाया जाए। इसका मतलब है कि महाभियोग की प्रक्रिया के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या
समान अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, किसी भी सदन में यह प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। अब दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं फिगर के माध्यम से इस पूरे के पूरे महाभियोग की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग फिगर के माध्यम से ज़रा इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरा प्रयास है कि कितना सरल से सरल ढंग से आपको समझाया जा सके, यही प्रयास है। और अमूमन प्रयास मैं यह करता रहता हूँ कि कितनी सरल भाषा में आपको समझा सकूँ। ठीक है, उसी प्रयास में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है वह किस कारण पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, तो वनली वन कारण है, ध्यान दीजिएगा, और वह क्या है? संविधान का उल्लंघन करने पर। क्या करने पर? संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर। उल्लंघन भी लिखा रह सकता है, अतिक्रमण भी लिखा रह सकता है, दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आइए फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं इसे। दोस्तों मैं इसी फिगर से अपने विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करता हूँ और मुझे लगता है कि ये सबसे सरल तरीका है आपको समझाने का। ठीक है, ये हमारा जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है यह क्या हो गई? संसद हो गई। एकदम आराम से समझाएंगे दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको सजा दिया जाए। ये मान लीजिए सदस्य बैठे हैं इधर, ठीक है, ताकि देखने में भी आपको अच्छा लगे। अब आपको मालूम है कि ये पूरा का पूरा संसद है। अब संसद के कितने सदन होते हैं? कहेंगे आप 2, तो इसीलिए हमने इसको बांट दिया 2 भागों में। तो इधर दोस्तों लोकसभा हो गई, इधर राज्यसभा हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अब इधर जो संसद से ही मिलकर बनती है क्या? कार्यपालिका, जिसे हम लोग सरकार कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग सरकार कहते हैं। और अगर हम आपसे कहें कि संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये फिगर आपके समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें आपको समझ। ये पी है, पी से प्रेसिडेंट दोस्तों। ठीक है, तो अगर सदन की बात करें 2 सदन, अंग की बात करें 3 अंग, जिसमें प्रेसिडेंट जुड़ जाता है। अब आइए चलिए प्रेसिडेंट के खिलाफ क्या लाना है? महाभियोग प्रस्ताव लाना है। हमने आपको बताया था कि महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है वह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो। ठीक है दोस्तों, अब अमूमन लाया कहाँ जाता है? देखिए रूल तो नहीं है, किसी भी सदन, रूल ये कहता है किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है। ठीक है, अब अमूमन कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। क्यों लाया जाता है? क्योंकि यहाँ उनका बहुमत होता है। ठीक है, अब चलिए हम महाभियोग की प्रस्ताव को लाते हैं कहाँ पर? लोकसभा में। ये समझाने के लिए कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में ही आए, वो राज्यसभा में भी आ सकता है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? महाभियोग प्रस्ताव। महाभियोग प्रस्ताव सरकार ला रही है, किसके खिलाफ? राष्ट्रपति के खिलाफ, हटाने के लिए। उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, अतिक्रमण किया है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, तभी उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। अब दोस्तों ज़रा यहाँ समझ लीजिए, अगर आपसे पूछे, ज़रा यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, तो उसको भी यहाँ समझ लीजिए। अगर आपसे पूछे कि महाभियोग का उल्लेख, शब्दावली को पकड़िएगा, महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही महाभियोग आता है वैसे ही हम और आप क्या करते हैं? तुरंत बिना सोचे समझे अनुच्छेद 61 में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब 61 में तो किया ही गया है, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ थोड़ी सावधानी बरतिएगा। यह जो अनुच्छेद आपका क्या है?
56 में हमने क्या बताया था आपको, कार्यकाल में बताया था कि 5 वर्ष से पूर्व से वो अपने पद से हट सकता है। उसमें भी ये बताया गया है कि महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद वो 5 वर्ष से पूर्व भी अपने पद से हट सकता है। तो 56 में भी उल्लेख किया गया है और 61 में भी उल्लेख किया गया। ध्यान दीजिएगा, फिर से शब्दों को पकड़िए। अगर कहें महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, दोनों विकल्प दिए हैं, 56 भी दिया है, अनुच्छेद 61 भी दिया है, और ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिसमें यह दिया हो कि 56 भी और 61 दोनों को मिलाकर दिया हो। अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं। तब ऐसी कंडीशन में आप किस अनुच्छेद को लगाएंगे, 56। क्यों? क्योंकि 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया कैसे, किन किन चरणों से गुजरेगी, कहाँ लाया जाएगा, सारी प्रक्रिया के बारे में बताया गया 61 में, जबकि महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए इस फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। ये महाभियोग का हमने किसे राष्ट्रपति बनाया था, आपको बताया था, पप्पू जी राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति भी बन गए। अब 5 वर्ष से पहले उन्हें हम लोग हटा रहे हैं, और किस आधार पर हटा रहे हैं, उन्होंने संविधान का क्या किया है, उल्लंघन किया है। ठीक है, अब वो कहेंगे कि अभी आपने उन्हें नियुक्त किया और अभी आप हटा रहे हैं। तो दोस्तों हटा रहे हैं चूँकि पप्पू तो बन नहीं सकते, चूँकि उसके लिए सारे चीज़ें कोरम होती है, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए, जो कि पप्पू के पास है नहीं। ठीक है, आइए चलिए समझते हैं। देखिए, महाभियोग का प्रस्ताव, पहली बात, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में। पहली बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या है, जिस सदन में यह महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जिस भी सदन में सबसे पहले यह महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, उस सदन के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों द्वारा यह जो प्रस्ताव होगा वह समर्थन उसे मिलेगा। ठीक है, फिर समझिए, यह महाभियोग प्रस्ताव जिस भी सदन में सबसे पहले लाया जाएगा, उस सदन के कुल सदस्यों द्वारा वह 1/4 सदस्यों द्वारा वह क्या होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए, मतलब उसको समर्थन मिला होना चाहिए। 1/4 सदस्य मिलकर उस प्रस्ताव को वहाँ पर रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब महाभियोग प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया, कहाँ पर, लोकसभा में लाया गया। मान लीजिए समझाने के लिए कह रहे हैं, जरूरी नहीं वो राज्यसभा में भी आ सकता है। लोकसभा में लाया गया, लाने से पहले क्या प्रक्रिया है, 1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1/4 सदस्य अगर समर्थन नहीं देंगे तो ये प्रस्ताव नहीं आएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब लोकसभा में आ गया। अब यहाँ पर होना क्या है दोस्तों, बहस होनी है प्लस मतदान होना है। सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले होता है बहस। अब ध्यान दीजिएगा, जिस दिन बहस होगी, जिस दिन बहस होगी उस दिन, बहस मतलब चर्चा के, यह शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपके लिए। बहस के अर्थात चर्चा के 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व इसकी सूचना किसे दी जानी है, राष्ट्रपति को दी जानी है। अब फिर से समझिए, यहाँ पर लोग गलतियाँ कर जाते हैं। क्वेश्चन पूछता क्या है कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है जो राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है, वह कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व। ठीक है, फिर दूसरा दिया रहेगा महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पूर्व। तो ध्यान दीजिएगा, महाभियोग प्रस्ताव लाने से नहीं होगा, क्योंकि महाभियोग का प्रस्ताव आप ला सकते हैं बिना सूचना दिए। ठीक है, ला सकते हैं
1/4 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। अब जब आप ला दिए इस सदन में, तब उस प्रस्ताव पर बहस होगी। अब उस पर बहस करने से पहले 14 दिन पूर्व किसे सूचित करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि इस दिन बहस होनी है। आप या स्वयं उपस्थित हों या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब दोस्तों बहस हो गई, अब मतदान करना है। ठीक है, वोटिंग की बात आई तो ध्यान दीजिएगा, अब यह सदन करेगा क्या? कुल सदस्यों का कितने बहुमत? 2/3 बहुमत। एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे। कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी लोग फंस जाते हैं और कई बुकों में, कुछ पुस्तकों में यहाँ पर बहुत गलत चीज़ें बताई गई हैं। क्या? वहाँ पर दिया रहता है कि उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। गलत है दोस्तों, यह गलत है, सरासर गलत है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है कि उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3। किया क्या गया है? कुल सदस्यों का। अगर लोकसभा में आया है तो लोकसभा में जब मतदान होगा तो 545 सदस्यों का 2/3 बहुमत, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से इसे क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा। और पारित हो जाने के बाद दोस्तों इसे भेजा जाएगा कहाँ पर? राज्यसभा में। ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित हुआ। कितने सदस्यों का? कुल सदस्यों का। बहस व उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का नहीं, कुल सदस्यों का। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरे सदन में यह प्रस्ताव आता है। दूसरा सदन इस पर क्या बैठाता है? एक जांच समिति। क्या बैठाता है? एक जांच समिति। यह जांच समिति जांच करती है कि जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया है, क्या यह सही है कि गलत है? इसकी जांच करता है कौन? जांच समिति। इसीलिए इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसीलिए कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जांच समिति जांच करती है कि यह महाभियोग प्रस्ताव सही है कि नहीं सही है कि गलत है। अब उस जांच समिति के समक्ष दोस्तों, जांच समिति जो होती है वो आदेश देती है कि राष्ट्रपति या तो स्वयं हमारे समक्ष उपस्थित हों या अपने प्रतिनिधियों को भेजकर अपना पक्ष रखें। ठीक है, अब इतना सब होने के बाद अगर जांच समिति राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग प्रस्ताव को सही पाती है तो इसे सदन में दे देगी। जिस सदन में जांच समिति बैठाई है तो वह सदन क्या करेगा? फिर से समझिएगा, वह सदन क्या करेगा? कुल सदस्यों का, इस शब्दावली को याद रखिएगा, कुल सदस्यों का कितना? 2/3 बहुमत। कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से अगर इस प्रस्ताव को, जो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो इसका मतलब है कि उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है, रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया है तो फिर से समझ लीजिए एक बार फिर से। हमने कहा कि जो महाभियोग प्रक्रिया है यह कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई। यह कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में। शर्त क्या है कि जिस भी सदन में यह लाया जाएगा उस सदन के जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए उसका। मतलब 1/4 सदस्यों द्वारा उसे लाया जाएगा उस सदन में। अब जिस सदन में वो प्रस्ताव लाया गया उस पर क्या होगी? बहस होगा, मतदान हो गया। लेकिन बहस करने से पहले, चर्चा करने से पहले कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। सूचना किसे देनी पड़ेगी? राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट को देनी पड़ेगी कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, इस पर बहस होने वाली है, इस तारीख को आप उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो गया?
अब मतदान होगा तो जिस सदन में वो पहले आया उस सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से इसे क्या कर दिया जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। पारित हुआ प्रस्ताव कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में। दूसरा सदन क्या करेगा, जांच समिति बैठाएगा। ठीक है, दूसरा सदन क्या करेगा, जांच समिति बैठाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए फिलहाल ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमने समझा फिगर के माध्यम से किस प्रकार से महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। हमने बताया था कि दूसरे सदन में जब जाता है तो जांच समिति बैठती है। जांच समिति जब महाभियोग प्रस्ताव को सही पाती है तो उस सदन द्वारा क्या किया जाता है, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसे पारित कर दिया जाता है। और जब वो पारित हो गया तो उस दिन से राष्ट्रपति का पद क्या माना जाता है, रिक्त माना जाता है। तो दोस्तों इस दौरान राष्ट्रपति की क्या स्थिति होगी, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति उसी अनुरूप कार्य करेगा। ध्यान दीजिएगा, वो राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करता रहेगा, क्योंकि वो संवैधानिक सर्वोच्च संवैधानिक पद है, एक महामहिम है, भारत के प्रथम नागरिक हैं। वह तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता। मतलब राष्ट्रपति के पद पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा महाभियोग के दौरान। ठीक है, वे उसी तरीके से कार्य करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे और बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। अभी तक हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।